लगभग 25% लड़के अपने 20s में हेयर लॉस फेस करने लगते हैं और जब तक वो 35 के हो जाते हैं तब तक ये नंबर बढ़ के 65% हो जाता है। मतलब हर 4 दोस्तों में से 3 दोस्तों के बाल तो उड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है आपको पता है? 90% लड़के अपनी हेयर लाइन पीछे जाने के बाद ही हेयर केयर शुरू करते हैं और तब काफी देर हो चुकी होती है। बेसिकली लड़कों का हेयर लॉस एक पैटर्न में होता है जिसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। इसमें हमारी आगे की जो हेयर लाइन होती है वो हल्की हल्की पीछे आने लगती है और फिर बाल गायब हो जाते हैं। यही जो हेयरलाइन पीछे जाती है इसे हम रिसीडिंग हेयरलाइन भी कहते हैं। और भाई मैं भी तुम लोगों से कुछ अलग नहीं हूँ। जैसे ही मैंने भी मेरे 30s क्रॉस किए मेरी भी हेयरलाइन थोड़ी पीछे जाने लगी थी, बाल पतले हो रहे थे और हेयर लॉस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेरी हेयरलाइन तो अभी भी थोड़ी एम शेप में आने लगी है और हल्के हल्के से पीछे जाने लगी है। ये होती है रिसीडिंग हेयरलाइन की स्टेज 1। अगर आपने इस स्टेज 1 को ही इग्नोर कर दिया तो आपकी हेयरलाइन पूरी तरह पीछे चली जाएगी और आपको बाल्डनेस हो जाएगा। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज, अगर आपने स्टेज 1 को ही कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सालों तक अपनी हेयरलाइन मेंटेन कर सकते हो। ये एक सिंपल हेयर केयर रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करा और मेरी हेयरलाइन रिस्टोर कर दी। ये रूटीन से आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। बहुत ज्यादा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं आता, पर एक बात अच्छी है, जो बाल है वो बच गए। मेरे कई सारे दोस्त हैं वो कोई भी हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, अब वो गंजे हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक सिंपल हेयर केयर रूटीन जो आपकी हेयरलाइन रिस्टोर करने या फिर बचाने में हेल्प करेगा। और एक सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं कोई भी हेयर केयर रूटीन फॉलो करने में, और इसी की वजह से उनका हेयर केयर रूटीन काम नहीं करता। इसी के लिए आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बेसिक चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। जो गलती मैंने की वो प्लीज आप मत करना। और आपकी एज अभी कितनी भी हो, इस रूटीन को आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी ही देर तक आपके बाल बचे रहेंगे। बाल गिरने का वेट मत करो। और अगर आपकी हेयरलाइन अभी थोड़ी थोड़ी पीछे जा रही है तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट दिस रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रूटीन की फर्स्ट स्टेप है डर्मा रोलर। इसमें बेसिकली डर्मा रोलर में ऐसे टाइनी टाइनी माइक्रो नीडल्स होते हैं जो जब भी आप स्कैल्प पे या फिर स्किन पे लगाते हो तो टाइनी इंजरीज क्रिएट करते हैं, जिससे आपके स्कैल्प के हेयर ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। यही हेयर ग्रोथ फैक्टर्स न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो डर्मा रोलर को यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो हमें इसे डिसइंफेक्ट करना है कोई भी अल्कोहल या फिर डिसइंफेक्टेंट से। फिर आपको इसको अच्छे से वार्म वाटर से वॉश करना है। फिर इसको हल्के से अच्छे से कोई भी कॉटन या फिर किसी भी क्लॉथ पे क्लीन करके फिर हमें इसे यूज करना है। तो बेसिकली हमें कैसे नॉर्मल स्ट्रोक्स देने हैं। अगर आपको कहीं पे मतलब यहाँ पे अगर आपको समझो हेयर लाइन पे करना है तो वी कैन गो लाइक दिस 1 2 3 4 और बहुत हल्का प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, बहुत कम प्रेशर भी नहीं देना है। पहले आपको थोड़ा माइक्रो मे बी नीडल से आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है या फिर आपको लग सकता है कि बहुत ऐसे चुभ रहा है, पर तो आप थोड़ा प्रेशर कम कर सकते हो। विथ प्रैक्टिस आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो हमें ऐसे आड़े देने हैं 4, फिर आप ऐसे लाइक सीधे दे सकते हो 4, देन आड़े एंड वापस सीधे। सो प्रॉब्ली आप एक सेक्शन पे अगर आप एक सेक्शन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेक्शन है तो यहाँ पे मैं 2 मिनट्स के लिए डर्मा रोलिंग कर सकता हूँ। और डर्मा रोलिंग के पहले भी आप चाहिए तो ट्रेटिनॉइन यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रेटिनॉइन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। बेसिकली ट्रेटिनॉइन एक रेटिनॉल है और जब आप ये लगा के इसके ऊपर डर्मा रोलिंग करोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो डर्मा रोलर को बहुत से डर्मैट्स भी रेकमेंड करते हैं। और डर्मा रोलर यूज करते टाइम आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा इसको डिसइंफेक्ट करके ही यूज करना है और आपके यूज करने के बाद भी इसको डिसइंफेक्ट करके ही वापस स्टोर करना है। मेक श्योर इसके जो भी नीडल्स है वो काफी ड्राई हो, मतलब आपको इसको अच्छे से पानी से या फिर डिसइंफेक्ट करके पानी से धो के फिर सुखा के आपको इसको स्टोर करना है। अगर आप इसमें कोई भी पानी रह जाए तो इसके नीडल्स को रस पकड़ सकता है। डर्मा रोलिंग बेसिकली आप वीक में 2 बार कर सकते हो, 3 to 4 डेज का गैप लेके। तो पहले हमने डर्मा रोलर को क्लीन किया, डिसइंफेक्ट किया, फिर हमने ट्रेटिनॉइन अप्लाई किया और उसके ऊपर डर्मा रोलिंग की। ट्रेटिनॉइन और डर्मा रोलिंग आप कौन से भी एरिया पे कर सकते हो। अगर आपको समझो हेयरलाइन पे इश्यू हो तो आप हेयरलाइन पे भी कर सकते हो, या फिर आपको स्कैल्प में कई बाल्ड पैचेस होंगे तो आप बाल्ड पैचेस पे भी कर सकते हो। और सेम यही दोनों चीजें बियर्ड पे भी काम करती है। अगर आपको बियर्ड ग्रोथ बढ़ानी होगी तो आप नॉर्मली यहाँ पे भी ट्रेटिनॉइन लगा के फिर आप डर्मा रोलिंग कर सकते हो। सो अब आता है स्टेप नंबर 2 और वो है हेयर ग्रोथ सीरम्स। मार्केट में तो वैसे बहुत सारे ब्रांड्स और हेयर ग्रोथ सीरम्स अवेलेबल है, तो आपकी हेयरलाइन कितनी बिगड़ी है उसके हिसाब से आप हेयर ग्रोथ सीरम या फिर एक मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो। अगर आप आपके 20s में हो और जस्ट हेयर केयर रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई भी मार्केट से नॉर्मल हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर सकते हो जिसमें रिलेंसिल, बाइकैप्टिल या फिर एनागेन हो। और अगर आपकी हेयरलाइन ऑलरेडी पीछे जा रही है या फिर जा चुकी है देन बेटर टू स्टार्ट विद मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल को खाली फुकट बदनाम करके रखा है लोगों ने कि आपने अगर एक बार यूज किया तो उसे यूज करते ही रहना पड़ता है वरना आपको हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो जाता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ भी सप्लीमेंट ले रहे हो या फिर आप कोई हेयर सीरम लगा रहे हो या फिर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो तो इट्स जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट। और जैसे आप जिम और डाइट करते हो, अगर आपने जिम और डाइट छोड़ दी ऑब्वियसली आपकी बॉडी शेप और फैट्स बढ़ जाएंगे। सिमिलरली इट इज विद द मिनॉक्सिडिल या फिर हेयर ग्रोथ सीरम्स ऑल्सो। ये आपको कंटिन्यू करने पड़ते हैं अगर आपको हेयर हेल्थ मेंटेन करनी है।
सो हेयर ग्रोथ सीरम्स या फिर मिनॉक्सिल में आप ऑब्वियसली आप गैप्स ले सकते हो बीच में, फिर लाइक आपने 2 महीने यूज कर लिया, फिर आपने कुछ 15-20 दिन का गैप लिया एंड देन अगेन यू आर स्टार्टिंग। सो हेयर ग्रोथ सीरम आपको डेली नाइट यूज करना है और आपको डर्मा रोलिंग वीक में सिर्फ 2 बार करनी है। बेसिकली मार्केट में जो भी अभी हेयर ग्रोथ सीरम्स मिलते हैं वो सब नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली होता है, तो आपको हेयर वॉश की जरूरत नहीं पड़ती। तो भी अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं मेरे बाल थोड़े या फिर स्कैल्प थोड़ा ऑयली हो गया या फिर बाल थोड़े रफ लग रहे हैं, तो आप नॉर्मल वाटर वॉश कर सकते हो। सो स्टेप नंबर 1 था डर्मा रोलर ट्वाइस अ वीक, स्टेप 2 था हेयर ग्रोथ सीरम्स डेली नाइट, और अब देखते हैं स्टेप नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो सही नहीं होगा तो आपके स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही वेस्ट है, और वो है विटामिन डेफिशिएंसी। हेयर लॉस या कोई भी हेयर इश्यूज मेजरली होते हैं आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। बहुत बार मेरे फॉलोअर्स में डीएम करके पूछते कि भाई मैं तो बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी करता हूँ, सोता भी हूँ, हाइड्रेशन लेवल्स भी अच्छे हैं, पर तो भी मुझे हेयर लॉस हो रहा है। अगर आप सब कुछ हेल्दी खा रहे हो पर आपकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है तो सब कुछ वेस्ट ही हो रहा है। आजकल के जमाने में इतनी ज्यादा मिलावट है कि जेन्युइन फूड क्या है, फेक फूड क्या है, उसमें कोई डिफरेंस समझ ही नहीं आता। इसी के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जो मेडिकली प्रूवन होते हैं और इनमें सारे कंपाउंड्स बैलेंस रेशो में होते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स से आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ भी सही रहती है। आपका हेयर लॉस और हेयर फॉल तो कम होगा ही, साथ ही में आपके हेयर बहुत ही ज्यादा शाइनी और हेल्दी दिखेंगे। मार्केट में वैसे बहुत सारे हेयर सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी हेयर प्रोडक्ट्स या फिर हेयर सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ सारी लिंक्स मैंने नीचे दे रखी है। कोई भी सप्लीमेंट ले लो स्किन या फिर हेयर का, आपको सप्लीमेंट का एक 3 मंथ्स का कोर्स करना होता है, उसके बाद एक 1 मंथ का आप गैप ले सकते हो एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट फॉर 3 मंथ्स। हाँ, सप्लीमेंट्स भी आपको ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं लेने हैं। इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है जिससे एग्जैक्टली पता चले कि आपकी बॉडी में कौन सी डेफिशिएंसीज है। अगर ऐसा बेसिक देखा जाए कि आपको कोई टेस्ट नहीं करवाना है तो आप नॉर्मल एक बायोटिन या फिर एक विटामिन सी का सप्लीमेंट ले सकते हो। और अगर ब्लड टेस्ट की बात की जाए जो आपको मेजरली हेयर फॉल आपके या फिर कोई हेयर इश्यूज के लिए कराने होते हैं, वो है आयरन, थायराइड, विटामिन D3 एंड B12। मेजॉरिटी इंडिया में लोगों में देखा गया है विटामिन डी की कमी तो सब में होती ही है। तो सबका ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है उनका सब इंडोर शूट्स रहता है, तो विटामिन डी का स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्स के बाद आता है हेयर डाइट। डाइट वर्ड सुन के आप घबरा मत जाना, मैं आपको घास फूस खाने नहीं बोल रहा हूँ, बट यस एक हेल्दी डाइट फॉलो करना, उसको कैसे बैलेंस करना है क्रेविंग्स के साथ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर डाइट का तो वैसे मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बना रखा है जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपको ऊपर से बताना रहेगा तो आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है क्योंकि अवर हेयर इज बेसिकली मेड ऑफ प्रोटीन। आप जितना जंक और शुगर अवॉइड कर सकते हो वो तो बेस्ट है। इसके साथ आप हेयर जूसेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आंवला जूस हो गया, फिर ABC जूस हो गया। वैसे मैंने एक 25 जूस रेसिपीज की गाइड भी बना रखी है, उसकी लिंक भी नीचे दे दूंगा। और हाइड्रेशन तो होना ही चाहिए, पानी पीते रहो। गोल सेट कर दो कि आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बॉटल्स तो पानी पीना है। और आपका बेसिक हाइड्रेशन लेवल चेक करने का सिंपल सोल्यूशन है कि आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और सबसे लास्ट जो आपकी पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप रूटीन। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपेयर द होल बॉडी। मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स स्लीप तो लेनी ही है और आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सोते टाइम थोड़ी एंग्जाइटी या फिर रेस्टलेसनेस फील होता है तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है 5 मिनट्स मेडिटेशन। और यूट्यूब पे तो बहुत से वैसे डीप स्लीप म्यूजिक भी अवेलेबल है, वो भी फ्री में, आप वो सिर्फ चला के डायरेक्टली सो सकते हो। और ये सब करके आपको हेयर वॉश रूटीन भी सही रखना है। अगर आपको एक सेपरेट स्टेप बाय स्टेप हेयर वॉश रूटीन की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर बनाऊंगा। सो ये था एक सिंपल हेयर केयर रूटीन। आप अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन कैसे रीग्रो या फिर रिवर्स कर सकते हो। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।